इज टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग वैसे तो एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है जी, और एग्जाम सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि 2017 से ही हमारे कोर्स में है और आज तक 2023 तक ये कोई 15 दफा पूछा जा चुका है। एक दफा इसमें 15 मार्क्स से सवाल आया था जब ये नया इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद से लेकर अब तक इसमें 2 दफा सवाल आ चुके हैं, उसके बाद यानी 2 अटेम्प्ट्स और आ चुकी 8 नंबर, ठीक है। और आखिरी दफा ये टेस्ट हुआ है जब कॉस्टिंग का कोर्स अभी चेंज हुआ था, यानी 3 अटेम्प्ट्स पहले, लास्ट अटेम्प्ट में 8 नंबर का टेस्ट हुआ। तो उसके बाद से टेस्ट नहीं हुआ, तो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मेरे हिसाब से इस अटेम्प्ट में एक रीजनेबल सवाल बन के आ सकता है, ठीक है। टारगेट कॉस्टिंग है क्या, मैं पहले एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके बाद हम इसकी थ्योरी देखेंगे। याद रखिएगा मेरे बच्चों, ये टॉपिक बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। इसकी थ्योरी को आपने याद करना, ठीक है। इसकी कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, तो 3-4 जो है वो मोटे-मोटे बुलेट पॉइंट्स हैं, यानी कलेक्शन ऑफ बुलेट पॉइंट्स हैं, यानी 4 छोटे-छोटे एरियाज हैं जो थ्योरी के, वो आपने याद करना, ठीक है। टारगेट कॉस्टिंग को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं एक छोटी सी एग्जांपल से। अज्यूम करें सर मेरी कंपनी है, ठीक है जी, ये हमारी कंपनी का नाम है जी से ARM मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है जी, नाम दे दें ARM मैन्युफैक्चरर्स। आज हम बैठ के ना एक चीज डिसाइड करें, मेरी पूरी टीम मेरे साथ बैठी है, मेरे प्रोडक्शन वाले भी बैठे हैं मेरे साथ, एडमिन वाले भी बैठे हैं, मेरे सेल्स वाले भी बैठे हैं, ठीक है जी, मेरे साथ जो फाइनेंशियल डायरेक्टर है वो भी बैठे हैं, जो पैसे का इंतजाम करते हैं, हम सब बैठ के आज प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। पूरी टीम मेरे साथ बैठी, मैं कंपनी अच्छी कर सकते हैं। मैं पूछ रहा हूँ जी कि सेल्स वाले बंदों बताओ क्या प्लानिंग है अगले साल। उसने कहा सर अगले साल हमें प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, हम चाह रहे हैं कि सर हम भी इस मार्केट के अंदर खुद एक मोबाइल फोन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और इस मोबाइल फोन की हम प्राइस रखेंगे से 10,000 रुपये। एक लो एंड का मोबाइल होगा, लो एंड का मतलब है मतलब सस्ता मोबाइल होगा, ठीक है, फीचर्स उसके अंदर रीजनेबल होंगे। 10,000 रुपये हम सोच रहे हैं सर उसकी प्राइस रखें। अगर हम सर 10,000 प्राइस रखें ना, तो हमें यकीन है कि इस तरह के मोबाइल में हमें मार्केट में 50,000 सालाना यूनिट्स बेचने का मौका मिलेगा। 50,000 यूनिट बेच पाएंगे अगर हम प्राइस रखते हैं 10,000। वेरी इंटरेस्टिंग यार, तो अच्छी बात है कि अगर हम एक मोबाइल इंट्रोड्यूस करते हैं 10,000 रुपये में उसका एक यूनिट रखते हैं और आप कह रहे हो कि मार्केट में 50,000 सालाना यूनिट्स बेचने का मौका मिलेगा, उसने कहा जी सर। फिर हमने कहा जी इसके अंदर क्या कमाएंगे क्या, तो सर हमने सेट किया इसके अंदर एक टारगेट प्रॉफिट। हमने कहा जी 10,000 में बेच के हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर से 2500 रुपये कमाएं। कितने? 2500 रुपये कमाएं। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट, ये मोबाइल हर हाल में 7,500 रुपये में बन जाना चाहिए, ये इसकी टारगेट कॉस्ट। 7,500 रुपये में मोबाइल फोन बन जाना चाहिए, डन, ये हमने सेट कर लिया। अब मैंने कहा 7,500 में बन जाना चाहिए, मैं मुतवज्जा हुआ प्रोडक्शन वालों की तरफ। ए प्रोडक्शन वाले बच्चों, ए प्रोडक्शन वाली टीम, ये बताओ कि इस तरह का मोबाइल 7,500 रुपये में बना दोगे हैं, इसमें चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो प्रोडक्शन वाले ने कहा कि सर इसमें डायरेक्ट मटीरियल लगेगा कोई से 3,000 रुपये का, सर इस प्रोडक्ट पे डायरेक्ट लेबर लगेगा सर कुछ 2,000 रुपये का। मैंने कहा वेरी गुड। सर इस प्रोडक्ट पे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड लगेंगे से कोई 1,500 रुपये का, और सर इस प्रोडक्ट पे हम फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एलोकेट करेंगे 1,200 रुपये का। मैंने कहा अच्छा, मतलब ये एलोकेशन भी होगी? उसने कहा जी सर ये एक अकाउंटिंग टेक्निक है, ये डिसीजन मेकिंग टेक्निक नहीं है, इसके अंदर एलोकेटेड कॉस्ट भी आएगी, ये डिसीजन मेकिंग नहीं है। एक यूनिट की मुकम्मल कॉस्ट आएगी, चाहे मटीरियल है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड सारे आएंगे, ठीक है जी। अब भाई ये तो हमारी कॉस्ट होगी टोटल कितनी जी, सर हमारे पास 3, 2, 5, 3,000, 2,000 प्लस 1,500 प्लस 1,200, मेरे बच्चों होगी मेरे पास 7,700। मैंने कहा यार बस थोड़ा सा फर्क है। नहीं 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 नहीं, अब सर मुझे सेल्स वाले बंदों ने कहा सर रुके रुके रुके, ये मुकम्मल कॉस्ट नहीं है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, मुकम्मल कॉस्ट नहीं। आगे भी सुने, इसको बेचने पे हमें सेलिंग ओवरहेड लगाने पड़ेंगे, ठीक है जी, कमीशन देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन वालों को हमें पैसे देने पड़ेंगे तकरीबन 2,000 रुपये की यूनिट, और सर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी, तो सर हमें एडमिन कॉस्ट भी इसको एलोकेट करनी पड़ेगी कोई 1,000 रुपये की। तो सर ये कोई जाके बनता है जनाब कोई 10,700 रुपये की मुकम्मल कॉस्ट, इसको मैं नाम दूंगा टोटल कॉस्ट। एक यूनिट की मुकम्मल कॉस्ट है 10,700 रुपये। अच्छा, हम इसको प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं 7,500। अब सर ये तो बहुत दूर है भाई, हमारा टारगेट कॉस्ट है 7,500, ठीक है जी, और हमारी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो है 10,700। ये तो बहुत दूर है भाई, ये तो बहुत दूर है, ये तो कॉस्ट इतनी है कि मैं सेलिंग प्राइस भी मेरी इससे कम है यार, इतना किस तरह होगा मैनेज? सर कितना डिफरेंस है इन दोनों में, 7,500 माइनस 10,700, याद है जी 3,200 रुपये। 3,200 रुपये कहलाता है कॉस्ट गैप। अब हम सोचना शुरू करेंगे इस कॉस्ट गैप को कैसे एलिमिनेट करें, ठीक है जी। हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमने कॉस्ट गैप को एलिमिनेट करना है। हम सर मटीरियल थोड़ा सा हल्का वाला लगा देंगे, फीचर्स कम कर देंगे थोड़े से, लेबर को थोड़ा सा ट्रेन कर देंगे कि वो कम टाइम में चीज़ें प्रोड्यूस करें, प्रोडक्शन मैकेनिज्म और एफिशिएंट कर देंगे सर कि प्रोडक्ट जल्दी प्रोड्यूस हो तो ओवरहेड उस पर कम लगेंगे। सर कोई अच्छा सस्ता डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ढूंढने की कोशिश करेंगे कि एडमिन कॉस्ट ज़्यादा ना हो। तो सर काफ़ी सारी टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं इस कॉस्ट गैप को कम करने में। अब बताएं सर, इस एग्जाम्पल को सामने रख के मैं आपको बताऊँ टारगेट कॉस्टिंग है। टारगेट कॉस्टिंग है एक प्रोसीजर जिसमें आप किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए किसी नई मार्केट में आप पूछते हो, तो आप डिफाइन करते हो जी कि इस मार्केट में मैं कितने यूनिट बेच पाऊंगा। फिर आप डिफाइन करते हो किस रेट पे मैंने बेचना है, ठीक है जी, क्योंकि एक सर्टेन टारगेट जो वॉल्यूम है वो एक सर्टेन प्राइस पे अचीव हो सकता है। प्राइस उससे ज्यादा हुई तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है जितनी बड़ी प्राइस डिमांड उतनी कम, जितनी कम प्राइस डिमांड उतनी ज्यादा। तो हम देखते हैं अगर एक मार्केट में 50,000 यूनिट बेच सकते हैं 10,000 रुपये की प्राइस रख के, फिर हम सोचते हैं कि हमने इसमें से कितना प्रॉफिट कमाना है, टारगेट प्रॉफिट। पहले हमने मार्केट डिफाइन कर दी, डिमांड, प्राइस, टारगेट प्रॉफिट, इससे आगे हमारी टारगेट कॉस्ट। फिर हम कैलकुलेट करते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट, इसमें मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा और कितना लगेगा। फिर हम निकालते हैं कॉस्ट गैप और फिर उस कॉस्ट गैप को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं ताकि कॉस्ट गैप रिड्यूस हो जाए और हम अपना टारगेट प्रॉफिट अचीव कर सकें, ठीक है जी। ये टेक्निक कहलाती है टारगेट कॉस्टिंग। डिफाइन सेलिंग प्राइस, डिफाइन मार्केट, डिफाइन सेलिंग प्राइस, डिफाइन योर टारगेट प्रॉफिट, कैलकुलेट टारगेट कॉस्ट, कैलकुलेट एस्टिमेटेड कॉस्ट, कैलकुलेट कॉस्ट गैप, एलिमिनेट कॉस्ट गैप। ऐसा ये कुछ 7-8 स्टेप्स का जो प्रोसेस है ये आपने ध्यान में रखना है। अब सर टारगेट कॉस्टिंग में हमें एग्जाम में क्या मिलेगा, इसी तरह का एक सिनेरियो मिलेगा, सेलिंग प्राइस बताएगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट की डिटेल देगा,
फिर आपको बताएगा ये टारगेट प्रॉफिट है, टारगेट कॉस्ट निकालो, एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालो, दोनों को सामने रखो और कॉस्ट गैप निकालो और थ्योरेटिकली कॉस्ट गैप को रिड्यूस करने के तरीके बताओ। तो आपको कम से कम 7-8 तरीके कॉस्ट गैप को रिड्यूस करने के आने चाहिए। आपकी किताब में 5 लिखे, लेकिन मैं आपको 10-12 बता दूंगा ताकि आप पेपर में जाके लिख के आ सको। क्या आपको ये आइडिया हो गया कि टारगेट कॉस्टिंग है क्या? है टारगेट कॉस्टिंग है क्या? सर मार्केट डिफाइन करनी है, कितने यूनिट मार्केट में बेच पाएंगे, सेलिंग प्राइस के ऊपर सेलिंग प्राइस डिफाइन करनी है, टारगेट प्रॉफिट डिफाइन करना है, फिर टारगेट कॉस्ट आ जाएगी, फिर हमने एक्चुअल कॉस्ट यानी एस्टिमेटेड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, फिर हमें कॉस्ट गैप निकालना है और फिर इस गैप को फिल करने के लिए हमें स्टेप्स डिफाइन करने हैं थ्योरेटिकली। ठीक है पक्का जी? आए जरा सा आगे वीडियो में देखते हैं हमारे पास वो क्या स्टेप्स हैं जो टारगेट कॉस्टिंग हमने पढ़ा, उसको एक प्रॉपर जो अंग्रेजी में लिख लीजिए और फिर ये देखते हैं कॉस्ट गैप रिड्यूस करने के क्या प्रोसीजर है और फिर कुछ सवाल इसके ऊपर। सामने एक प्रोसीजर लिखा है पूरा कि टारगेट कॉस्टिंग को आपने किस तरह इंप्लीमेंट करना है। नंबर 1 सर देखिए, हमने ऊपर पढ़ भी लिया सारा, लेकिन आप इसकी अंग्रेजी देख लें सर। ये कह रहे डिटरमिन अ प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन फॉर विच एन एडिक्वेट सेल्स वॉल्यूम इज एस्टिमेटेड। देखिए ये कह रहे हैं कि जी सबसे पहले आप ये डिफाइन कर लें आपने बनाना क्या है। ऐसी चीज़ बनाए जिसकी एक पॉजिटिव सेल्स वॉल्यूम एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो हमने क्या किया सर, पहले डिफाइन कर लिया हमारा प्रोडक्ट क्या है, फिर हमने डिफाइन किया इसकी मार्केट कितनी होगी। ठीक है जी, कितने यूनिट बेच पाएंगे मार्केट में, पूरी सारे कंपैरेटर्स हमारे मिलके, प्रोडक्ट क्या है, मार्केट साइज क्या है और हमारा मार्केट शेयर क्या होगा। सर ये मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। नंबर 2, एक सेलिंग प्राइस डिटरमिन कर लें एट विच द ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू अचीव द टारगेट मार्केट शेयर। जो आपने मार्केट शेयर डिफाइन करें, मैंने 50,000 यूनिट बेचने, अब आप प्राइस उसके हिसाब से डिफाइन कर दें। ऐसी प्राइस डिफाइन करें कि आप टारगेट वॉल्यूम अचीव कर सकें, यानी दूसरे अल्फाजों में ऐसी टारगेट सेलिंग प्राइस which will ensure the achievement of market share। क्योंकि अगर आपने प्राइस को बढ़ाया तो याद रखना लॉ ऑफ डिमांड में कहता है कि आपकी जो है वो डिमांड गिर जाएगी। ठीक है, तो पहले हमने प्रोडक्ट डिफाइन कर लिया, मार्केट साइज डिफाइन कर लिया, हम कितने यूनिट बेचना चाहते हैं, टारगेट मार्केट शेयर डिफाइन कर लिया, फिर हमने सेलिंग प्राइस रखी ऐसी कि टारगेट मार्केट शेयर को अचीव करने में हमें आसानी। फिर तीसरी चीज रिक्वायर्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करना। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, या वो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स होता है। ठीक है जी, हमने सेल्स का 10% हासिल करना है, 20% हासिल करना है, या वो परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को, प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है, तो मुझे इस प्रोडक्ट की इंटायर लाइफ 5 करोड़ पे 1 करोड़ का प्रॉफिट बनाना है। 1 करोड़ का प्रॉफिट बनाना है और मैंने सर 5 सालों में ये प्रॉफिट बनाना है 1 करोड़ का, और 5 सालों में से मिसाल के तौर पर 1 करोड़ यूनिट्स बेचूंगा। ठीक है जी, तो 1 यूनिट से मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट बनाना है। ठीक है जी, तो आप टारगेट प्रॉफिट डिफाइन कर सकते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, और या टारगेट प्रॉफिट डिफाइन कर सकते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और फिर इंटायर लाइफ में आप जितने यूनिट बेचेंगे उससे डिवाइड करके पर यूनिट प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हमने सर प्रोडक्ट डिफाइन कर दिया, मार्केट साइज डिफाइन कर दिया, मार्केट शेयर डिफाइन कर दिया, फिर हमने ऐसी सेलिंग प्राइस डिफाइन की जिससे मार्केट शेयर अचीव हो सके, फिर हमने टारगेट प्रॉफिट डिफाइन कर लिया, ये टारगेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स भी हो सकता है, एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। फिर आपसे टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट कर लें, दोनों का डिफरेंस। ठीक है जी, जो टारगेट प्राइस और टारगेट प्रॉफिट का डिफरेंस है, टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट कर लें, फिर एक एस्टिमेट बनाएं कि जी हमारी एक्चुअल कॉस्ट क्या हो सकती है। ठीक है जी, करंट हालात में इस तरह का प्रोडक्ट बनाने के जैसे हमारे ज़हन में उसमें कितना खर्चा आ सकता है, ये आप एस्टिमेट कर लें। ठीक है, यानी सर आप टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेट निकालें, फिर एक्चुअल कॉस्ट और टारगेट कॉस्ट को कंपेयर करें और कॉस्ट गैप निकालें। ठीक है, और फिर क्या करें जनाब, कॉस्ट गैप निकालने के बाद क्या करें जनाब, सर हम एफर्ट्स करें सर डिफरेंट टेक्निक्स यूज करने की, कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स यूज करने की, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने की, प्रोसेस इंप्रूव करने की, कॉस्ट रिड्यूस करना है, टेक्नोलॉजी अच्छी लगानी है। सर हमने क्या करना है जनाब, प्रोसेस को इंप्रूव करना है और हमने इस कॉस्ट गैप को एलिमिनेट करना है। खैर समझिए कि ऐसे प्रोसीजर अडॉप्ट करें जिससे कॉस्ट गैप एलिमिनेट। प्रोडक्ट डिफाइन करो, मार्केट साइज डिफाइन करो, मार्केट शेयर डिफाइन करो, शेयर को अचीव करने के लिए सेलिंग प्राइस डिफाइन करो, टारगेट प्रॉफिट डिफाइन करो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करो, एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करो, एस्टिमेट करो, दोनों का डिफरेंस कॉस्ट गैप निकालो, फिर उस कॉस्ट गैप को एलिमिनेट करने के लिए स्टेप्स। अब देखिए ऊपर आपने थोड़ी हार्ड अंग्रेजी लिखी हुई, नीचे थोड़ी सॉफ्ट अंग्रेजी लिखी हुई, जो आपको बेहतर लगे आप दिमाग में रख लेना। एग्जाम में सर का प्रोसीजर है तो आप उसको रिप्रोड्यूस करने का पोटेंशियल रखते हो। पहले मैं आपको ये जो नीचे पॉइंट्स आ रहे हैं ये मेरे अपने, ठीक है जी, यानी ये हमने अपनी डिफाइन किए हुए। ठीक है, अच्छा आपकी किताब में जो पॉइंट्स दिए हैं वो ये नीचे दिए हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको ऊपर वाले पॉइंट्स पढ़ाऊंगा और फिर आपको नीचे वाले से कंपेयर करा दूंगा ताकि आपको याद रहे कि जी हमारे पास तकरीबन 12-13 जो है वो केसेस हैं जिसमें हम 12-13 तरीके जैसे हम कॉस्ट गैप कम कर सकते हैं। आई कैप में सिर्फ 4-5 लिखे हैं। ठीक है, तो ये याद कर लो क्योंकि बाज़ वक़्त सवाल ऐसा आएगा कि वो स्पेसिफिक हो, सिनेरियो स्पेसिफिक होगा, तो वहाँ आपके सामने जो चीज़ें होंगी तो कॉस्ट गैप जरूरी नहीं कि हर केस में एक ही जैसे टेक्निक्स यूज करें, तो बाज़ वक़्त आपको सिनेरियो के हिसाब से जवाब देना पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ ताकि जिस किस्म का भी सिनेरियो है उसको हैंडल कर सको। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमारे सामने सर देखें एक प्रोडक्ट पहले डिज़ाइन होता है, फिर प्रोड्यूस होता है, उसके बाद बिकता है। ये 3 स्टेज है, डिज़ाइन होता है, प्रोड्यूस होता है, जैसे डिज़ाइन करोगे जो फीचर्स डिफाइन करोगे कि ये डलना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, वैसी प्रोडक्शन के अंदर चीज़ें डलेंगी, और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होने के बाद सर फिर आप उसको मार्केट करने जाओगे तो आपकी मार्केटिंग यानी सेल्स करने जाओगे तो सेल्स फंक्शन है आपका। डिज़ाइन करो, प्रोड्यूस करो, बेचो, 3 स्टेज है। ठीक है, तो पहला स्टेज डिज़ाइन में आपने सर करना यह है कि आपने जब एक दफ़ा कॉस्ट गैप कैलकुलेट कर लिया ना और आपको लगता है जी कॉस्ट गैप बड़ा है, अब आप आए सर अभी हमने कोई प्रोडक्शन नहीं की, अभी हम सिर्फ बैठ के सोच रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट बनाएंगे इतने में, 10,000 में बेचेंगे, 2,500 हमारा टारगेट प्रॉफिट होगा, 7,500 में हमने जो है वो चीज़ मैनेज करनी है। अब आप एक काम करें, फिर आपने एक्चुअल कॉस्ट निकाली होगी, बहुत ज़्यादा निकली होगी, अब आप एक काम करें बैठें और देखें जो आप फीचर्स डालना चाह रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर उसमें कितने ऐसे फीचर्स हैं जो नॉन वैल्यू एडेड है, जिनके बगैर भी प्रोडक्ट बन भी जाएगा, उसकी क्वालिटी भी रीजनेबल होगी और कस्टमर जो है वो परेशान भी नहीं होगा। ऐसे कौन से नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स हैं जिनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा। नया प्रोडक्ट होता है तो आइडिया थोड़ा सा मुश्किल से होता है और थोड़ा सा चला हुआ प्रोडक्ट होता है और हम उस मार्केट में अभी घुस रहे होते हैं तो नॉन वैल्यू एडेड और वैल्यू एडेड मालूम करना आसान है। ठीक है, देखिए चीज़ याद रखिए,
मिसाल के तौर पर सर, आप तो यंग जनरेशन है, किसी ने अगर ब्लैकबेरी यूज़ किया हो, मेरे पास एक ज़माने में ब्लैकबेरी हुआ करता था सर, और सारे जो प्रोफेशनल्स होते थे सबके पास ब्लैकबेरी जो है एक स्टेटस सिंबल होता था, जिस तरह आज आईफोन, ठीक है। तो ब्लैकबेरी फ़ोन के अंदर सर इतने ज़्यादा फीचर्स थे और किसी काम के नहीं थे। आपने कोई अमेरिकन न्यूज़ सुननी है, उसके स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिटेल लेनी है, फलाना चीज़, ढिमकाना चीज़, ये चीज़, वो चीज़, उसका अपना मैसेंजर, अच्छा किसी काम के नहीं था, मैंने कभी भी यूज़ नहीं की। ये कौन से फीचर्स थे? नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स। अगर एक बंदा आज ब्लैकबेरी जैसा मोबाइल बना रहा है, तो उसके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं जी कि यार मैं अपने प्रोडक्ट में ये ना डालूँ, ये ना डालूँ, ये ना डालूँ। ऐसे फीचर्स रखूं जिससे कस्टमर का काम है, ठीक है जी, जिसके लिए कस्टमर पे करने को तैयार है। तो नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स आप कॉस्ट गैप मालूम करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता काटना शुरू करेंगे। इसके बगैर प्रोडक्ट बन जाएगा, इसके बगैर भी बन जाएगा, इसके बगैर भी बन जाएगा और अच्छा बन जाएगा। और जो वैल्यू एडेड फीचर्स हैं आप उन्हीं पे काम करें, उन्हीं को थोड़ा सा पॉलिश कर दें। एक इस तरीके से आपकी थोड़ी सी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो सर हमारे पास समझिए क्या डिजाइन स्टेज के ऊपर एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स। पहले तो आइडेंटिफाई दोस नॉन them, ठीक है जी, एंड देन पॉलिश द वैल्यू एडेड फीचर्स ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी इंटैक्ट रहे। फिर दूसरी चीज प्रोडक्शन में आओ, मटेरियल में आओ। मटेरियल में क्या करें? बल्क परचेजेस करें सर ताकि कुछ डिस्काउंट मिल जाए। नंबर 2, कोशिश ये करें कि मटेरियल ऐसा इस्तेमाल हो जिसमें वेस्टेजेस ना हो, ठीक है जी, जिसमें वेस्ट कम से कम, ठीक है जी, ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करें। बल्क परचेज करें, वेस्टेज कम से कम हो, ठीक है जी, क्योंकि जितनी ज्यादा वेस्टेज होगी उतना मटेरियल कॉस्ट आपकी बढ़ती जाएगी। मटेरियल की वेस्टेज अगर कम होगी, अच्छी क्वालिटी का होगा, तो थोड़ा सा महंगा तो मिलेगा, लेकिन दूसरे एंड पे वेस्टेज कम मिलेगा, ठीक है। फिर अल्टरनेटिव ढूंढो भैया। अगर आपका एक ही सप्लायर है, एक ही मटेरियल है, वो सर शॉर्ट हो गया मार्केट में, महंगा हो गया, तो फिर आपके लिए कॉस्ट गैप और बढ़ जाएगा। तो कोशिश करेंगे अच्छे अल्टरनेटिव ढूंढें। एक मटेरियल की जगह दूसरा इस्तेमाल करके देखें, अगर काम अच्छा बनना है, सस्ता है, तो उस पर चले जाएं। तो पहली चीज मटेरियल बल्क परचेज ढूंढें। कोशिश करने के सर थोड़ी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल, ताकि वेस्टेज कम से कम आए। एक तरफ महंगा मटेरियल होगा, लेकिन वेस्टेज कम होने से शायद कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम हो। तीसरी चीज ऑल्टरनेटिव मटेरियल ढूंढें, ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स ढूंढें, ताकि आपको कॉस्ट का भी बेनिफिट हो और आपको सर अगर अच्छा ऑल्टरनेटिव मटेरियल मिलता है तो सस्ता है, अच्छी बात, आपका कॉस्ट गैप और कम हो जाएगा। नंबर 2 सर लेबर। लेबर का क्या करें सर? ट्रेनिंग है सर, इसको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेगा, कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छी प्रोडक्शन करेगा। ट्रेनिंग एक बहुत जबरदस्त चीज है सर, जिससे वो उसकी स्किल्स पॉलिश होगी और अल्टीमेटली बेनिफिट्स आपको आपकी इंप्रूव क्वालिटी प्रोडक्ट्स और एफिशिएंट प्रोडक्शन। एफिशिएंट का मतलब होता है कम से कम टाइम में गुड्स प्रोड्यूस होगी। फिर लर्निंग कर्व इफेक्ट, जैसे जैसे हमें पता है कि वक्त गुजरता जाएगा, मजदूर तेज होता जाएगा, और लर्निंग कर्व की इफेक्ट की वजह से हमारी कॉस्ट कम होती जाएगी। एफिशिएंसी मेजर्स, आप सर मजदूरों को सर इंसेंटिवाइज करें जी, अगर यूनिट जल्दी बनाओगे तो इतने पैसे एक्स्ट्रा दूंगा। अगर कंपनी का टाइम सेव करोगे तो जो टाइम सेव होने की वजह से कंपनी को बेनिफिट होगा, कंपनी 30% आपको दे देगी। एक यूनिट 2 घंटे में बनता है, 1.5 घंटे में बनाओ, जो आधा घंटा बचेगा उसकी वेजेज आपको नहीं मिलेगी, वो कंपनी की सेविंग है। कंपनी आधी वेजेज आपको उसकी दे देगी। आपसे हम जो है वो जो टाइम आप बचाओगे ना, उसकी वेजेज भी हम आपसे शेयर करेंगे एक हाथ तक। कंपनी को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, आप जल्दी फारिग हो जाओगे। तो एफिशिएंसी मेजर्स, प्रॉपर शेड्यूलिंग। प्रॉपर शेड्यूलिंग का मतलब है कि आपके पास से 100 मजदूर हैं, 50 सुबह आते हैं, 50 शाम को आते हैं, तो आप ये करें कि शेड्यूलिंग प्रॉपर। शेड्यूलिंग का मतलब ये कि ये ना हो कि सर 70-80 एक ही शिफ्ट में बुला लिए, काम नहीं है, मजदूर बैठे हुए, और जिस शिफ्ट में बहुत सारा काम है उधर मजदूर गधे घोड़ों की तरह काम कर रहे हैं, लोग कम। तो आप बैलेंस रखें सर। आप सर बैलेंस रखने का मतलब ये है कि आप तमाम वक्तों में जब प्रोडक्शन ज्यादा करनी है तो लेबर भी ज्यादा हो, जब प्रोडक्शन कम होनी है तो लेबर भी कम, ठीक है। शेड्यूलिंग प्रॉपर करें, इससे क्या होगा? आइडल टाइम नहीं होगा और लेबर पे बर्डन नहीं आएगा, क्वालिटी खराब नहीं होगी। क्वालिटी खराब होगी तो आप सेल्स प्राइस नहीं हासिल कर पाओगे। अब बताइए मटेरियल में बल्क परचेजेस, वेस्टेज एलिमिनेट करना है, ऑल्टरनेटिव्स, सस्ते ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने और अच्छे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने। फिर ट्रेनिंग करानी है लेबर की, लर्निंग कर्व की वजह से वो खुद भी इंप्रूव होता जाएगा। एफिशिएंसी मेजर्स में आप सर उसको इंसेंटिव दें, जल्दी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने पे इनाम, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने पे इनाम, ओवर टाइम पे आपको थोड़ा सा सर एक्स्ट्रा वेजेस देंगे आप उसको प्रॉपर। इससे क्या होगा? इस एफिशिएंसी मेजर से क्या होगा? देखिए बात होता है कि कंपनी एफिशिएंसी मेजर्स की वजह से एम्प्लॉय को बोनस तो दे रही होगी, लेकिन ओवरऑल कंपनी की कॉस्ट कम हो जाती है, ज्यादा जल्दी प्रोड्यूस कर देगा प्रोडक्ट। सर एक एम्प्लॉय को आपने टारगेट दिया, भाई एक दिन में आपने 8 यूनिट बनाए, 8 घंटे 8 यूनिट बनाए, और 100 रुपए के हिसाब से मैं तुम्हें 1 यूनिट के पैसे दूंगा, यानी 800 रुपए तुम्हें दिन के दूंगा। अब मैंने उससे जाके कहा यार तुम एक दिन में 10 यूनिट भी तो बना सकते हो। उसने कहा सर अगर मैं एक दिन में 10 यूनिट बनाऊंगा ना, मुझे 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पे नहीं करोगे, बल्कि 800 ही दो। मैंने कहा यार एक काम करो, मैं तुम्हें अगर तुम 10 यूनिट बनाओ ना तो मैं तुम्हें 900 रुपए दूँ। वैसे तो 8 घंटे में तुम बनाओगे, 8 घंटे की वेजेज 800 होती है, लेकिन मैं तुम्हें 900 दे दूँ। वैसे कंपनी को क्या फायदा? कंपनी को 10 यूनिट 900 रुपए के पड़ गए, जो कि वैसे 1000 रुपए के पड़ते। एम्प्लॉय को क्या फायदा हुआ? उससे 8 घंटे के काम में 900 रुपए कमा ली, तो दोनों को फायदा हुआ। तो एफिशिएंसी मेजर में सर कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट भी कम होती है, एम्प्लॉय को खुश रहता है। प्रॉपर शेड्यूलिंग सर, जिस वक्त में ज्यादा लेबर दरकार है उस वक्त में ज्यादा लेबर अवेलेबल हो, जिस वक्त में लेबर नहीं चाहिए आइडल टाइम के लिए उसको बंद बुलाएं, फारिग मत बैठा, ठीक है। अब जी ओवरहेड्स, ओवरहेड्स के लिए सर वो सारे मेजर्स जो आपने लेबर के लिए लिए ना, ओवरहेड्स के लिए भी, क्योंकि ओवरहेड्स लेबर से क्लोजली लिंक्ड है और उसी की बेसिस पे सर वो चल रहा होता है। जितनी लेबर कॉस्ट कम उतनी जो है वो जनरली ओवरहेड्स कम होता है। डन। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि सर प्रोडक्शन मैकेनिज्म में आप ओवरहेड्स के अंदर कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। वो क्या जी? सर आप बॉटलनेक्स एलिमिनेट करते हैं। बॉटलनेक्स क्या होता है जी? बॉटलनेक्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बॉटलनेक्स का मतलब यह है कि सर ऐसा एलिमेंट जो पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में पूरे प्रोडक्शन की फ्लो को सुस्त कर रहा है,
आप उसको निकाल दें, उसको मैनेज करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे हमारे सामने ना 3 मशीन है, गौर से सुनना, मशीन ए, मशीन बी एंड मशीन सी। हम सर यूनिट प्रोसेस ऐसे करते हैं, यूनिट पहले मशीन ए